गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने एग्रीकल्चर से संबंधित जो डिफरेंट टाइप का अवार्ड्स है उसके बारे में डिस्कस किया है। इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर से संबंधित यानी एग्रीकल्चर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक तरफ आपका क्या दिया है, तो पहले तरफ आपका जर्नल्स या फिर मैगजीन्स दिया है, सेकेंड टाइम्स आपका पब्लिश्ड बाय दिया है, थर्ड टाइम्स आपका प्लेस दिया है, यानी कि कौन से जर्नल या फिर मैगजीन का पब्लिश्ड कहाँ से हुआ है और उसका स्थान क्या है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो पहले नंबर पे आपका कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र जो है कहाँ से पब्लिश्ड होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा कुरुक्षेत्र को पब्लिश्ड किया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका न्यू दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा कुरुक्षेत्र को पब्लिश किया जाता है। दूसरे नंबर पे आपका जर्नल या मैगजीन्स है करंट साइंस। करंट साइंस कहाँ से पब्लिश होता है, तो करंट साइंस एसोसिएशन एंड इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस यानी कि करंट साइंस को करंट साइंस एसोसिएशन एंड इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा पब्लिश किया जाता है। कहाँ पर, तो बंगलोर कर्नाटका में पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट है साइंस यानी बंगलोर कर्नाटका से पब्लिश किया जाता है। तीसरे नंबर का जो जर्नल या फिर मैगजीन है साइंस रिपोर्टर है। पब्लिश्ड हुए कहाँ से पब्लिश्ड होता है, तो CSIR से पब्लिश्ड होता है। प्लेस क्या है, तो ये आपका न्यू दिल्ली प्लेस है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट यानी कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है यूनिट नंबर 5 में दिया गया है। पहले नंबर पे आपका साइंटिस्ट है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिसका जन्म जो है 7 अगस्त 1925 को हुआ था और इसकी मृत्यु जो है 28 सितंबर सन 2023 को हुई थी। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन इज ए व्हीट ब्रीडर यानी कि गेहूं प्रजनक के रूप में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। नेक्स्ट फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। हमारे भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का पिता किसे कहते हैं, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। जबकि वर्ल्ड में जो है नॉर्मनी बोरला को कहा जाता है। नेक्स्ट एक्स मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन यानी डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है वो प्लानिंग कमीशन के पूर्व मेंबर रह चुके हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्राइज इनको 1987 ईस्वी में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रोम इटली, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, इसके द्वारा 1987 ईस्वी में इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इट वाज होनर्ड एज ए मिलेनियम प्राइज बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PAB वाजपेयी इन 88 नेशनल साइंस कांग्रेस हेल्ड ऑन 3 to 7 जनवरी 2001 एट IARI न्यू दिल्ली यानी कि IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में सन 2001 में 3 से 7 जनवरी के बीच में एक नेशनल यानी एक 88वें यानी 88 नंबर का नेशनल साइंस कांग्रेस को हेल्ड किया गया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, जो कि वर्तमान उस समय प्रधानमंत्री थे, इन्होंने मिलेनियम प्राइज से इनको नवाजा था। यानी कि ही वाज होनर्ड एज मिलेनियम प्राइज यानी कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मिलेनियम प्राइज से नवाजा गया था। किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। कब किया गया था, तो 88वां यानी कि 88 नंबर का जो नेशनल साइंस कांग्रेस था, जो कि 3 से 7 जनवरी 2001 तक स्टार्ट किया गया था। कहाँ पर, तो IARI न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया, तो वहीं पर इनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट एक्स प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स ऑफ इंडिया यानी भारत में फार्मर्स का जो राष्ट्रीय आयोग था यानी राष्ट्रीय किसान आयोग यानी कि भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग के एक्स प्रेसिडेंट भी या फिर पूर्व प्रेसिडेंट भी अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द बुक इंटाइटल्ड व्हीट रेवोल्यूशन रिटन बाय हिम यानी डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा एक किताब भी लिखा गया है जिसका नाम गेहूं का उत्पत्ति या फिर व्हीट रेवोल्यूशन के बारे में बुक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन MS स्वामीनाथन रिसीव्ड फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज एट द 11th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट इन न्यू दिल्ली इन अक्टूबर 2018 यानी कि सन 2018 में यानी अक्टूबर सन 2018 में न्यू दिल्ली में एक समिट को आयोजित किया गया था जिसका नाम था ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट था और यह 11वें नंबर का था। वहीं पर इनको वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज यानी प्रथम वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज इन्हें प्राप्त हुआ था। किसको, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को यानी डॉक्टर MS स्वामीनाथन रिसीव्ड फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज यानी डॉक्टर MS स्वामीनाथन को सर्वप्रथम विश्व कृषि पुरस्कार से
विश्व कृषि पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को विश्व कृषि पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? तो 11वें नंबर का जो ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट था, जो कि न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया था अक्टूबर सन 2018 में। नेक्स्ट, दूसरे नंबर के साइंटिस्ट है डॉक्टर नारमनी बोरलाग, यानी दूसरे नंबर के साइंटिस्ट है डॉक्टर नारमनी बोरलाग, जिनका लाइफ टाइम 1914 से 2009 तक था। 1914 से 2009 तक था। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू नारमनी बोरलाग, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में ग्रीन रिवोल्यूशन का पिता किसे कहते हैं? तो डॉक्टर नारमनी बोरलाग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज अमेरिकन व्हीट साइंटिस्ट प्लांट पैथोलॉजिस्ट, यानी कि नारमनी बोरलाग जो है वो एक प्रकार के अमेरिकन गेहूँ वैज्ञानिक थे, जो कि प्लांट पैथोलॉजिस्ट के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज़ इन 1970, नारमनी बोरलाग नामक साइंटिस्ट को नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, यानी कृषि के क्षेत्र में इनको अवार्ड नहीं मिला था उस समय। 1970 के दशक में इन्होंने गरीबी को हटाया था, इसीलिए शांति, जिसके कारण हमारे देश में शांति आई, तो उसी के उपलक्ष्य में इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया था। तीसरे नंबर के साइंटिस्ट हैं वर्गीज कुरियन का जन्म कब हुआ था? तो वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर सन 2021 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? तो 9 सितंबर सन 2012 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 26 नवंबर को ही मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है, यानी नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया, हमारे भारत में सफ़ेद क्रांति का पिता किसे कहते हैं? तो वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, एक्स चेयरमैन ऑफ एनडीडीबी आनंद गुजरात, यानी कि आनंद गुजरात में जो एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थित है, उसके पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। और एनडीडीबी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में एनडीडीबी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और एनडीआरआई का इस्टेब्लिशमेंट 1923 ईस्वी में हुआ था। फिर इसका हेडक्वार्टर चेंज होकर करनाल हरियाणा में गया 1955 ईस्वी में, इसीलिए 1955 ईस्वी भी माना जाता है, 1923 ईस्वी भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन बिहाइंड द स्कीम ऑपरेशन फ्लड, यानी ऑपरेशन फ्लड जो है वो किसने शुरू किया था? तो ऑपरेशन फ्लड योजना जो है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने शुरू किया था। कब के दशक में? तो यह 1970 से लेके 1996 तक ऑपरेशन फ्लड को चलाया था। 3 चरणों में इन्होंने चलाया था। एक तो 1970 से 1980 के बीच में चलाया था, दूसरा आपका 1981 से 1986 तक चलाया था, फिर तीसरा आपका 1986 से 1996 ईस्वी तक चलाए थे। नेक्स्ट, मैग्सेसे अवार्ड इन 1963, यानी कि नारमनी बोरलाग को 1963 ईस्वी में मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया था, यानी मैग्सेसे अवार्ड 1963 ईस्वी में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, गॉट वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1989, यानी कि 1989 ईस्वी में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भी विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया था। चौथे नंबर के साइंटिस्ट हैं एस्की बसल, इन्हें मेज ब्रीडर वर्किंग एट सीमिट, यानी सीमिट में इन्होंने मेज ब्रीडर के रूप में काम किया था। यानी एस्की बसल जो है वो सीमिट, जिसका हेडक्वार्टर मैक्सिको में सिचुएटेड है, जो कि मेज के लिए वीट और मेज के इम्प्रूवमेंट में काम करता है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1957 ईस्वी को हुआ था, यानी 1957 ईस्वी को हुआ था, और यह वीट और मेज के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता है। और मेज ब्रीडिंग वर्किंग एट सीमिट, यानी सीमिट में मेज ब्रीडिंग का कार्य कर चुके हैं कौन? एस्की बसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवार्डेड वर्ल्ड फूड प्राइज इन द ईयर 2000, यानी सन 2000 ईस्वी में एस्की बसल को विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया है फॉर रिसर्च ऑन QPM, जो कि जिसके कारण यानी क्वालिटी प्रोटीन मेज पर रिसर्च के लिए सन 2000 वर्ष में विश्व खाद्य पुरस्कार से एस्की बसल को नवाजा गया है। QPM का मतलब होता है मेज रिच इन एमिनो एसिड, यानी कि जिस मेज में एमिनो एसिड की प्रधानता होती है उसे क्वालिटी प्रोटीन मेज के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन होता है, यानी कि मेज रिच इन एमिनो एसिड्स, यानी कि वह मेज जिसमें एमिनो एसिड की प्रधानता होती है, और जिसमें ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन, यानी कि वह मेज जिसमें ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन, जिसे हम LT के नाम से जानते हैं, तो LT एमिनो एसिड की प्रधानता पाई जाती है, तो उसी को हम क्वालिटी प्रोटीन मेज के नाम से जानते हैं। अलॉन्ग विथ डॉक्टर E. बिलीगेस,
along with Dr. E. Willikos यानी awarded World Food Prize in the year of 2000 for research on QPM in bracket maize rich in amino acid tryptophan and lysine along with Dr. E. Willikos यानी कि इनके साथ साथ डॉक्टर बिलेगास को भी वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया था। यानी कि 2000 ईस्वी में विश्व खाद्य पुरस्कार से एस.के. बसल को नवाजा गया था। किस लिए? तो इन्होंने QPM पर रिसर्च का काम किया था, जो कि QPM का मतलब क्या होता है कि वह मेज जिसमें ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन एमिनो एसिड की प्रधानता पाई जाती है। और इन्हीं के साथ ही साथ डॉक्टर ई बिलेगास को भी इस पुरस्कार से नवाजा गया है। 5वें नंबर के साइंटिस्ट हैं KL चड्ढा। 5वें नंबर के साइंटिस्ट कौन है? तो 5वें नंबर के साइंटिस्ट है KL चड्ढा। KL चड्ढा ने क्या किया था? तो इन्हें पोमोलास्टिक के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ पोमोलाजिस्ट यानी KL चड्ढा को फादर ऑफ पोमोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया। हमारे भारत में गोल्डन रेवोल्यूशन का पिता किसे कहते हैं? तो हमारे भारत में गोल्डन या फिर सुनहरी क्रांति का पिता किसे कहते हैं? तो डॉक्टर KL चड्ढा को ही कहा जाता है। जबकि हार्टिकल्चर के केस में अलग है, ये गोल्डन रेवोल्यूशन है। 6वें नंबर का साइंटिस्ट हैं डॉक्टर RS परोदा। यानी 6वें नंबर का जो साइंटिस्ट हैं वो कौन है? डॉक्टर RS परोदा। 6वें नंबर के साइंटिस्ट कौन है? तो 6वें नंबर के साइंटिस्ट हैं RS परोदा हैं। इन्हें फॉरेस्ट ब्रीडर के नाम से जाना जाता है, यानी कि फादर ऑफ फॉरेस्ट ब्रीडर। यानी डॉक्टर RS परोदा को फादर ऑफ फॉरेस्ट ब्रीडर के नाम से जाना जाता है। और यह XDG ऑफ ICR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर जनरल भी पहले रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर RS परोदा। 7वें नंबर के साइंटिस्ट हैं अमृता पटेल। 7वें नंबर के साइंटिस्ट हैं अमृता पटेल। चेयरपर्सन ऑफ NDTV आनंद गुजरात। यानी कि आनंद गुजरात जिसका इस्टेब्लिशमेंट सन 1965 ईस्वी हुआ था, वहाँ के चेयरपर्सन रह चुके हैं। कौन? तो अमृता पटेल। 8वें नंबर के साइंटिस्ट हैं संजय राजाराम। 8वें नंबर के साइंटिस्ट क्या है? तो 8वें नंबर के साइंटिस्ट संजय राजाराम है। इंटरनेशनल व्हीट ब्रीडर यानी अंतर्राष्ट्रीय गेहूँ प्रजनक किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय गेहूँ प्रजनक के रूप में संजय राजाराम को जाना जाता है। अवार्ड कौन सा मिला था? तो चाइनाज फ्रेंडशिप मेडल इन 2001 यानी सन 2001 में चाइनाज फ्रेंडशिप मेडल जो है वो किसको मिला है? तो संजय राजाराम को मिला है। नेक्स्ट है 9वें नंबर के साइंटिस्ट कौन है? तो 9th नंबर के जो साइंटिस्ट है GS खुश। यानी 9वें नंबर के जो साइंटिस्ट है वो GS खुश है। फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू डॉक्टर GS खुश राइस ब्रीडर। यानी कि GS खुश जो है वो राइस ब्रीडर के रूप में जाने जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, ही अवार्डेड वोल्फ प्राइज। यानी कि वोल्फ प्राइज से डॉक्टर GS खुश को नवाजा गया है। यानी कि वोल्फ प्राइज से डॉक्टर GS खुश को नवाजा गया है फॉर एग्रीकल्चर इन 2000 फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स स्पेशली इन राइस। यानी राइस में विशिष्ट रूप से राइस में प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन के कारण सन 2000 ईस्वी में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वोल्फ प्राइज से जो है अवार्ड मिला था। किसको? तो डॉक्टर GS खुश को मिला था। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है यूनिट नंबर 6 अचीवमेंट्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स। यानी कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स में जो अचीवमेंट्स हुआ है वो यूनिट नंबर 6 में दिया गया है। पहला नंबर पे आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। पहले नंबर पे क्या आता है? तो पहले नंबर पे आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आता है। पहले नंबर पे आपका क्या आता है? तो पहले नंबर पे आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, द क्रॉप्स इन विच वन आर मेनी ऑफ इट्स ट्रेट्स आर अल्टर्ड आर इनहांस्ड थ्रू ए प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसे हम GMC के नाम से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। इसमें आपका BT कॉटन आता है, GM मस्टर्ड आता है एंड गोल्डन राइस आता है या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस आता है। फिर से द क्रॉप्स इन विच मतलब वह फसल इन विच वन आर मेनी ऑफ इट्स ट्रेट्स आर अल्टर्ड आर इनहांस्ड थ्रू ए प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस के द्वारा जब किसी एक या फिर बहुत सारे लक्षणों को फसलों में अल्टर किया जाता है या फिर उसमें डाला जाता है तो उसी को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका BT कॉटन आता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड आता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड आपका राइस आता है जिसे हम गोल्डन राइस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा
बीटी काटन, डिस्कस अबाउट बीटी काटन। बीटी काटन का मतलब क्या होता है? द फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू बीटी काटन। बीटी का फुल फॉर्म है बैसिलस thuringiensis इज ए सॉइल बैक्टीरियम, यानी कि बैसिलस thuringiensis या फिर बीटी जो होता है वो एक प्रकार का सॉइल बैक्टीरिया होता है दैट प्रोड्यूसेस प्रोटीन, जो कि प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, लीथल टू इंसेक्ट लार्वा, जो कि लार्वा के इंसेक्ट के लार्वा को मारने का या फिर मारने का काम करता है, अफेक्टिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बालवर्म, यानी बालवर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम को जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यानी बैसिलस thuringiensis जो होता है एक प्रकार का सॉइल बैक्टीरियम होता है जो कि बालवर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करके इंसेक्ट के लार्वा को मारने का काम करता है। और यानी कि बैसिलस thuringiensis एक प्रकार का सॉइल बैसिलस thuringiensis एक प्रकार का सॉइल बैक्टीरिया होता है जो कि एक प्रकार का एक प्रकार का प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि बॉलवर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करके उसके लार्वा को मार देता है। नेक्स्ट पॉइंट, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट क्राइफास्टेसी, यानी बालवर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम को द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट, यानी इस प्रभाव के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? तो क्राइफास्टेसी, यानी द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट, यानी कि इस प्रभाव के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होता है वो आपका क्राइफास्टेसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GM कॉटन इज ओनली क्रॉप परमिटेड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जिसे हम GIAC के नाम से जानते हैं। यानी कि GM कॉटन इज ओनली क्रॉप, यानी GM कॉटन यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन एकमात्र ऐसी फसल है परमिटेड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के द्वारा परमिशन मिला है। अंडर किसके अंतर्गत? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री इन इंडिया, यानी भारत में इन्वायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है वो क्या मिला है? तो अप्रूवल मिला है। बीटी काटन फर्स्ट परमिटेड ऑन मार्च 2002, यानी बीटी काटन को सर्वप्रथम परमिशन कब मिला था? तो मार्च 2002 में मिला था। यानी कि बीटी काटन को सर्वप्रथम परमिशन कब मिला था? तो मार्च 2002 को मिला था। नेक्स्ट पॉइंट, बीटी काटन वेराइटीज डेवलप्ड बाय मेहाइको कंपनी, यानी कि बीटी काटन जिसे हम बैसिलस thuringiensis के नाम से जानते हैं, तो यह बीटी काटन जो वैरायटी होती है वो मेहाइको कंपनी के द्वारा विकसित होती है। कौन कौन सी वैरायटी है? तो इसमें आपका मेक 12 है, मेक 162 है, मेक 184 है फॉर साउदर्न स्टेट, यानी जो कि साउदर्न स्टेट के लिए सूटेबल होता है, एंड RCH 134, RCH 138 सूटेबल फॉर नार्दर्न इंडिया, यानी कि नार्दर्न इंडिया के लिए सूटेबल जो वैरायटी होती है वो आपका RCH 134 होता है, RCH 138 होता है। जबकि साउदर्न स्टेट्स के लिए फिर साउदर्न इंडिया के लिए जो इम्पोर्टेंट सूटेबल वैरायटी होता है वो आपका मेक फर्स्ट होता है, मेक फर्स्ट होता है, मेक 162 होता है, मेक 184 होता है। और यह मेहाइको कंपनी के द्वारा डेवलप्ड किया जाता है जो कि बीटी काटन वैरायटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना हैज़ डेवलप्ड कंट्रीज फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी वैराइटीज ऑफ काटन, यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसे हम PAU के नाम से जानते हैं जो कि लुधियाना पंजाब में सिचुएटेड है, इन्होंने एकमात्र ऐसा देश है जिन्होंने सर्वप्रथम जेनेटिकली मॉडिफाइड काटन की वैरायटी को या फिर बीटी काटन की वैरायटी को विकसित किया है। द स्पेशल एडवांटेज ओवर एक्जिस्टिंग MNCs जिसे हम प्राइवेट सेक्टर सीड के नाम से जानते हैं, इसका जो विशिष्ट लाभ होता है ओवर एक्जिस्टिंग MNCs, यानी कि प्राइवेट सेक्टर सीड्स, यानी प्राइवेट सेक्टर सीड्स के एग्जिस्टिंग के ओवर के अंतर्गत। फिर से, द स्पेशल एडवांटेज ओवर एग्जिस्टिंग MNCs प्राइवेट सेक्टर सीड इज द सीड ऑफ विच कुड बी रीयूज्ड बाय फार्मर्स यानी यानी बीटी काटन की वैरायटी को फिर दोबारा हम रीयूज नहीं कर सकते हैं, रिजल्टिंग इन सेविंग द रिपीटेड कास्ट दे हैव नो बियर एवरी सीजन, यानी कि फिर से द वैरायटी ऑफ द स्पेशल एडवांटेज ओवर एग्जिस्टिंग MNCs प्राइवेट सेक्टर सीड्स इट इज द सीड्स ऑफ विच कुड बी रीयूज्ड बाय फार्मर्स, यानी इसके वैरायटी को फिर से हम रीयूज कर सकते हैं, रिजल्टिंग इन सेविंग द रिपीटेड कास्ट, जिसके कारण जो फिर से लगाया जाने वाला कास्ट है वो बच जाता है। दे हैव टू बियर एवरी सीजन, और इसी के द्वारा जो है प्रत्येक सीजन जो है बीटी काटन वैरायटी को फिर से यूज करके हम उगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ ICAR आइडेंटिफाइड 3 BT cotton variety out of 3 varieties to namely पाऊ BT फर्स्ट F1861 developed from पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड RS 2013 डेवलप्ड फ्रॉम SKRAU बीकानेर राजस्थान। यानी कि दिस टाइप ICAR आइडेंटिफाइड, यानी कि इस प्रकार, यानी BT काटन के इस टाइप को ICAR ने आइडेंटिफाई किया 3 BT काटन वैरायटी के रूप में आउट ऑफ 3 वैरायटी, जिसके अंतर्गत 3 वैरायटी, जिसमें से फिर से दिस टाइप ICAR आइडेंटिफाइड 3 BT काटन वैरायटी, यानी ICAR ने 3 BT काटन की वैरायटी को पहचाना। फिर उसके बाद आउट ऑफ 3 वैरायटीज़, यानी कि 3 वैरायटी में से 2 वैरायटी का नाम कुछ इस प्रकार रखा, जिसे हम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BT फर्स्ट के नाम से जानते हैं, दूसरा आपका F1861 के नाम से जानते हैं। डेवलप्ड फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी कि F1861 वैरायटी को और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BT फर्स्ट वैरायटी को पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला गया। जबकि तीसरी वैरायटी, जिसका नाम RS 2013 है, डेवलप्ड फ्रॉम SKRAU बीकानेर राजस्थान के द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट, ऑल द 3 वैरायटीज कैरीज क्राई फर्स्ट AC जीन इम्पार्टिंग रेसिस्टेंस अगेंस्ट बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये तीनों वैरायटी जो होती हैं वो इसमें कौन सा जीन पाया जाता है, तो इन तीनों वैरायटी में क्राई फर्स्ट AC जीन पाए जाते हैं, जो कि बालवर्म के, यानी सब डिफरेंट प्रकार के जो बालवर्म्स होते हैं उनके अगेंस्ट रेसिस्टेंसी का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ल्ड फर्स्ट जनरेशन ऑफ BT काटन वाज केम इन 1996 एंड नोन एज बॉलगॉट फर्स्ट, यानी कि इन वर्ल्ड फर्स्ट जनरेशन ऑफ BT काटन वाज केम इन 1996, यानी कि विश्व में BT काटन का जो फर्स्ट जनरेशन है वो कब आया था, तो पूरे विश्व में BT काटन का जो फर्स्ट जनरेशन आया था वो आपका आया था 1996 ईस्वी में, जिसे हम बॉलगार्ड फर्स्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहाइको कोलैबोरेटेड विथ मोंसांटो टू डेवलप्ड BT वैरायटी बॉलगार्ड फर्स्ट यूजिंग क्राई फर्स्ट AC जीन, यानी मेहाइको कंपनी जो है वो मोंसांटो के साथ कोलैबोरेशन करके BT वैरायटी को विकसित किया, जिसका नाम बॉलगार्ड फर्स्ट था। किसका प्रयोग करके, तो क्राई फर्स्ट AC, यानी कि मेहाइको कंपनी ने मोंसांटो कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके क्राई फर्स्ट AC जीन का प्रयोग करके BT वैरायटी जो है बॉलगार्ड फर्स्ट को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली BT काटन वैरायटी डेवलप्ड ए बॉलगार्ड सेकेंड, यानी कि वर्तमान समय में BT काटन की एक और वैरायटी विकसित की गई जिसका नाम बॉलगार्ड सेकेंड है। हैविंग बोथ जीन्स ऑफ क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB जीन इन 2006 विच इज नोन एज सेकेंड जनरेशन ऑफ BT काटन, यानी फिर से रिसेंटली BT काटन वैरायटी डेवलप्ड एज बॉलगार्ड सेकेंड, यानी कि वर्तमान समय में BT काटन की एक और वैरायटी निकाली गई जिसे हम बॉलगार्ड सेकेंड के नाम से जानते हैं। हैविंग बोथ जीन्स ऑफ क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई 2 AB जीन्स, यानी इसमें क्या है, बॉलगार्ड सेकेंड में दोनों प्रकार के जीन्स की उपस्थिति पाई गई है, जिसमें आपका क्राई फर्स्ट AC है एंड क्राई सेकेंड AB जीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सन 2 जीन, ठीक, इन 2006 में यह काम किया गया, यानी कि बॉलगार्ड सेकेंड को कब निकाला गया, सन 2006 में निकाला गया। विच इज नोन एज सेकेंड जनरेशन ऑफ BT काटन, इसे हम सेकेंड जनरेशन ऑफ BT काटन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज BT टोबैको इन 1987 ईस्वी में, यानी कि पूरे विश्व में प्रथम ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सा होता है, तो पूरे विश्व में प्रथम ट्रांसजेनिक क्रॉप आपका BT टोबैको होता है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1987 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज टोमेटो, यानी कि सेकेंड ट्रांसजेनिक क्रॉप के तौर पे आपका पूरे विश्व में टोमेटो है, जिसकी वैरायटी का नाम फ्लेवर सेवर वैरायटी है। इसको कब निकाला गया था, सन 1994 ईस्वी में निकाला गया था, यानी कि BT टोबैको को 1987 में निकाला गया था। और सेकेंड ट्रांसजेनिक क्रॉप जिसे हम टोमेटो के नाम से जानते हैं, उसकी वैरायटी का नाम फ्लेवर सेवर वैरायटी है, इसको 1994 ईस्वी में निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्री हैविंग फर्स्ट पोजीशन फॉर ट्रांसजेनिक प्लांट्स, यानी ट्रांसजेनिक प्लांट्स के लिए वह कौन सा देश है जिसका पहला पोजीशन है, तो आपका USA, यानी कि फिर से कंट्री हैविंग फर्स्ट पोजीशन फॉर ट्रांसजेनिक प्लांट्स, यानी ट्रांसजेनिक प्लांट्स के लिए फर्स्ट पोजीशन पे पाया जाने वाला देश कौन सा है, तो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक ऑफ इंडिया फॉर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इन द वर्ल्ड 2023 इज 5th। रैंक ऑफ इंडिया फॉर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में 2023 की डाटा के अकॉर्डिंग विश्व में
ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के अंतर्गत भारत का रैंक कौन सा है? तो 5वां रैंक है। पहले नंबर पे आपका यूएसए है, दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है, तीसरे नंबर पे अर्जेंटीना है, चौथे नंबर पे कनाडा है और 5वें नंबर पे आपका इंडिया है। नेक्स्ट अपना इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स इन द वर्ल्ड इन एरिया, यानी एरिया के केस में पूरे विश्व में ट्रांसजेनिक प्लांट्स का पोजीशन कौन सा है? तो इसमें आपका सोयाबीन है। यानी कि एरिया में देखा जाए तो पूरे विश्व में ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंतर्गत कौन सा पोजीशन है? तो सोयाबीन का पहला पोजीशन है कितने परसेंट के साथ? तो 48.27% के साथ। दूसरे नंबर पे आपका मेज का 32.1% के साथ। तीसरे नंबर पर आपका कॉटन है 13.5% के साथ। एंड चौथे नंबर पर आपका कैनोला है कितने परसेंटेज के साथ? तो ये आपका 53% के साथ। कैनोला आपका 53% के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्टली जीएम ट्रेड्स आर यूज्ड एज हर्बिसाइड रेसिस्टेंट ट्रेड्स फॉलोड बाय क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स रेसिस्टेंट ट्रेड्स, यानी मोस्ट जीएम ट्रेड्स आर यूज्ड एज, यानी कि सर्वाधिक जो जेनेटिकली मॉडिफाइड लक्षण है इसका प्रयोग हर्बिसाइड रेसिस्टेंस के लक्षणों के रूप में किया जाता है। फिर इसके बाद फॉलोड बाय क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड इंसेक्टिसाइडल रेसिस्टेंट ट्रेड्स, यानी कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स रेसिस्टेंट ट्रेड्स को के द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एरिया अंडर ट्रांसजेनिक इन द वर्ल्ड इन 1996 वाज 1.7 मिलियन हेक्टेयर। इन 2019 इट बिकम 270 मिलियन हेक्टेयर्स, यानी टोटल एरिया अंडर ट्रांसजेनिक इन वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में ट्रांसजेनिक के अंतर्गत टोटल एरिया कितना है? तो 1996 के डेटा के अकॉर्डिंग 1.7 मिलियन हेक्टेयर है। एंड इन 2019 यानी 2019 में यह डाटा बढ़कर 2070 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। अगला क्रॉप कौन सा है? तो अगला क्रॉप आपका जीएम मस्टर्ड। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू जीएम मस्टर्ड, देज आर ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट मस्टर्ड डेवलप्ड बाय प्रो एग्रो सीड कंपनी लिमिटेड एंड एंसिलरी कंपनी ऑफ बेयर क्रॉप साइंस जर्मनी, यानी कि देज आर ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट मस्टर्ड डेवलप्ड बाय प्रो एग्रो सीड कंपनी लिमिटेड, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड में क्या आता है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड में देज आर ग्लाइफोसेट, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड में क्या आता है? तो देज आर ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट मस्टर्ड, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो होता है वो ग्लाइफोसेट के प्रति रेसिस्टेंट मस्टर्ड होता है। डेवलप्ड बाय प्रो एग्रो सीड कंपनी, जिसको हम जो कि प्रो एग्रो सीड कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है और इसे एंसिलरी कंपनी ऑफ बेयर क्रॉप साइंस जर्मनी में सिचुएटेड, यानी यह एक प्रकार का एंसिलरी कंपनी है जो कि बेयर क्रॉप साइंस के रूप में जर्मनी में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड इजारा इट इज मॉडिफाइड हाइब्रिड मस्टर्ड, यानी कि धारा मस्टर्ड हाइब्रिड इजारा जो होता है जिसे हम DMH के नाम से जानते हैं इजारा, यह एक प्रकार का जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के रूप में जाना जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्रॉप्स कौन सा है? तो अगला क्रॉप्स है गोल्डन राइस। नेक्स्ट क्रॉप इज गोल्डन राइस। तीसरे नंबर का जो क्रॉप्स है वो आपका गोल्डन राइस है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू गोल्डन राइस, इट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। ठीक, इट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, यानी गोल्डन राइस जो होता है एक प्रकार का जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस होता है। इट हैविंग कैरोटीन प्रिकर्सर ऑफ विटामिन रिच राइस, यानी कि गोल्डन राइस जो होता है वो कैरोटीन, इसमें कैरोटीन पाया जाता है, यानी कि गोल्डन राइस में कैरोटीन पाया जाता है, यानी कि गोल्डन राइस में कैरोटीन की प्रधानता पाई जाती है जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज इंजीनियर्ड फ्रॉम नॉर्मल राइस बाय इंगोपोर्टिकस, यानी गोल्डन राइस के पिता किसे कहा जाता है? तो गोल्डन राइस का पिता जो होता है वो GI इंगोपोर्टिकस को कहा जाता है। ठीक, इट वाज इंजीनियर्ड फ्रॉम नॉर्मल राइस बाय इंगोपोर्टिकस, यानी इंगोपोर्टिकस के द्वारा नॉर्मल राइस से ही इसको इंजीनियर करके गोल्डन राइस को तैयार किया गया है। एंड पीटर बेयर इन 19 टू प्रिवेंट विटामिन ए डिफिशियंसी इन ह्यूमन्स, यानी ह्यूमन्स यानी मानव में विटामिन ए की डिफिशियंसी को रोकने के लिए सन 1990 ईस्वी में इंगोपोर्टिकस एंड पीटर बेयर्स ने
राइस नॉर्मल राइस में इंजीनियरिंग करके गोल्डन राइस को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वाई इंगोपोर्टिकस इज नोन एज फादर ऑफ गोल्डन राइस, यानी कि गोल्डन राइस का पिता किसे कहा जाता है? गोल्डन राइस का पिता जो होता है इंगोपोर्टिकस नामक साइंटिस्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज सुपर राइस। नेक्स्ट है आपका सुपर राइस। सुपर राइस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डेवलप्ड बाय गुरुदेव सिंह खुश एट IARI विच वुड बियरिंग एन इम्प्रूवमेंट टू 25% ऑफ ओवर प्रेजेंट डे वैराइटीज, यानी डेवलप्ड बाई GS खुश, यानी सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसके लिए ट्रिक है GS यानी कि SG सुपर राइस जो है वो गुरुदेव सिंह खुश के द्वारा कहाँ पर विकसित किया गया था? तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1960 ईस्वी में हुआ था, वहाँ पर विकसित किया गया था। विच वुड ब्रिंग एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 25% ऑफ ओवर प्रेजेंट डे वैराइटीज, यानी कि वर्तमान समय में जो वैराइटी चल रही हैं उसकी अपेक्षा 25% तक इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर का राइस है हाइब्रिड राइस। तीसरे नंबर पे आपका हाइब्रिड राइस आता है। हाइब्रिड राइस इज रिलेटेड टू फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड चाइना डेवलप्ड हाइब्रिड राइस इन 1974 बाय प्रोफेसर लॉन्गपिंग युवन लॉन्गपिंग, यानी प्रोफेसर युवन लॉन्गपिंग के द्वारा सन 1974 ईस्वी में सर्वप्रथम हाइब्रिड राइस को चाइना पूरे विश्व में सर्वप्रथम चाइना में विकसित किया गया था। इसीलिए इनको फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज द सेकेंड टू डेवलप्ड हाइब्रिड राइस आफ्टर चाइना, यानी कि इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका इंडिया का स्थान आता है जिन्होंने हाइब्रिड राइस को विकसित किया है। फर्स्ट वैरायटी एग्जाम्पल MGR फर्स्ट, अर्लियर नेम्ड एज CORH फर्स्ट था, यानी कि फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी, यानी कि हाइब्रिड राइस की जो प्रथम वैरायटी थी उसका नाम MGR फर्स्ट चल रहा है वर्तमान समय में। पहले इसका नाम CORH फर्स्ट रखा गया था। नेक्स्ट, डेवलप्ड फर्स्ट बाय तमिलनाडु एग्रीकल्चर, यानी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको सर्वप्रथम विकसित किया गया था, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में सिचुएटेड है। एंड PRH फर्स्ट एंड PRH सिक्स डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी PRH फर्स्ट एंड PRH सिक्स वैरायटी को IARI के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है चौथे नंबर पे आपका हाइब्रिड मस्टर्ड आता है। डिस्कस अबाउट हाइब्रिड मस्टर्ड। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू हाइब्रिड मस्टर्ड डेवलप्ड बाय DRMR डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर सेवर भरतपुर राजस्थान, यानी कि हाइब्रिड मस्टर्ड को DRMR डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च के द्वारा, जो कि सेवर भरतपुर राजस्थान में सिचुएटेड है, वहाँ से विकसित किया गया है। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू हाइब्रिड मस्टर्ड वैरायटी डेवलप्ड बाय DRMR और NRC HP 506 फर्स्ट हाइब्रिड मस्टर्ड इन इंडिया, यानी कि DRMR के द्वारा जो वैरायटी विकसित की गई है उसका नाम है NRC HP 506, जो कि फर्स्ट हाइब्रिड मस्टर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारत में प्रथम हाइब्रिड मस्टर्ड के रूप में जाना जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम बायो 902 के द्वारा बायो 902 वैरायटी के नाम से जाना जाता है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर इज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड फर्स्ट, यानी अदर वैरायटी जो है मस्टर्ड की, यानी अदर हाइब्रिड मस्टर्ड की जो वैरायटी है वो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड जा रहा है, जिसे हम DMH11 के नाम से जानते हैं। इट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड मस्टर्ड, यानी कि यह एक प्रकार का जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड मस्टर्ड होता है, विच डेवलप्ड एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित की गई है। पाँचवें नंबर का क्रॉप है सुपर वीट। पाँचवें नंबर पे आपका सुपर वीट आता है। सुपर वीट्स फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सुपर वीट, तेज रिसर्च ऑन सुपर वीट इज इन प्रोग्रेस एट DWR करनाल हरियाणा, यानी कि सुपर वीट जो है द रिसर्च ऑन सुपर वीट, यानी सुपर वीट पर जो रिसर्च किया जाता है इसके प्रोग्रेस को DWR करनाल के द्वारा द रिसर्च ऑन सुपर वीट इज इन प्रोग्रेस ऑफ DWR करनाल हरियाणा, यानी डायरेक्टोरेट ऑफ वीट रिसर्च जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है, इसके प्रोग्रेस के लिए सुपर वीट का रिसर्च जो है वो सुपर वीट का रिसर्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, It was expected to come by 2005, yield increased 15 to 20%, यानी कि it was expected to come by 2005, यानी कि इसको
सुपर बीट को कब लाया गया था? तो सन 2005 में लाया गया था। और सुपर बीट से क्या हुआ? तो नॉर्मल बीट की अपेक्षा जो सुपर बीट लगाते हैं उनकी 15 से 20% जो है वो यील्ड बढ़ जाता है। 6वें नंबर पे आपका ग्रीन रिवोल्यूशन आता है। 6वें नंबर पे क्या आता है? तो 6ठे नंबर पे आपका ग्रीन रिवोल्यूशन आता है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ग्रीन रिवोल्यूशन, द टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन वाज कॉइन्ड बाय विलियम एस्कॉट, यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म जो है वो विलियम एस्कॉट के द्वारा क्वाइंट किया गया था। कब किया गया था? तो 1968 ईस्वी में किया गया था। 1966 में ग्रीन रिवोल्यूशन आता है और 1968 में विलियम एस्कॉट के द्वारा ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म को क्वाइंट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ यू सैड यानी 1968 में यू सैड के द्वारा यू सैड ठीक के द्वारा विलियम एस्कॉट को 1968 ईस्वी में ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म विकसित किया था। नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब द प्रोडक्टिविटी बेस्ड इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन पार्टिकुलरली इन व्हीट एंड राइस, यानी कि व्हीट यानी ग्रीन रिवोल्यूशन का जो मेजर फोकस था उस समय तो व्हीट और राइस पर था, जो कि फूड के इम्प्रूवमेंट से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कंपोनेंट्स इन ग्रीन रिवोल्यूशन आर हाई एडिंग वैरायटीज, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स, यानी कि मेन कंपोनेंट्स इन ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी BHO में यही क्वेश्चन पूछा था, बिहार हॉर्टिकल्चर अफसर में यही क्वेश्चन पूछा था। यानी मेन कंपोनेंट्स इन ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी ग्रीन रिवोल्यूशंस में जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो कौन कौन सा होता है? एक तो आपका हाई यील्डिंग वैरायटी होती है, पहले नंबर का कंपोनेंट हाई यील्डिंग वैराइटीज है। दूसरे नंबर पे यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर है। तीसरे नंबर पे आपका प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल आता है। नेक्स्ट 7वें नंबर का क्या है? तो ईबर ग्रीन रिवोल्यूशन। 7वें नंबर पे आपका ईबर ग्रीन रिवोल्यूशन आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ईबर ग्रीन रिवोल्यूशन, दिस टर्म वाज क्वाइंड बाय डॉक्टर MS स्वामीनाथन, यानी कि ईबर ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म किसके द्वारा दिया गया है? तो ईबर ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया है। टू डिनोट द ग्रीन रिवोल्यूशन बेस्ड ऑन सस्टेनेबल मेथड्स ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि क्रॉप के इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन के सस्टेनेबल मेथड पर आधारित ग्रीन रिवोल्यूशन को डिनोट किया गया था। किसके द्वारा? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा। इसीलिए इन्होंने ईबर ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म को पॉइंट किया था। नेक्स्ट क्या है? तो 8वें नंबर का पॉइंट है वर्टिकल रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में जो वर्टिकल रिवोल्यूशन है उसका मतलब क्या होता है? तो फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड एरिया, यानी पर यूनिट लैंड एरिया पर जो प्रोडक्शन का मैक्सिमाइजेशन होता है वो वर्टिकल रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर से संबंधित होता है। पर यूनिट ऑफ टाइम यूजिंग इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम हाई प्रोडक्शन इनपुट्स एंड इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट हाई प्रोडक्शन इनपुट्स एंड इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम के प्रयोग से पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया पर मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन, फिर से मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड एरिया पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्र से अधिक प्रोडक्शन लेना, वही था वर्टिकल रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर का उद्देश्य, जिसमें हम इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, हाई प्रोडक्शन इनपुट्स का प्रयोग करते हैं एंड इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण वर्टिकल रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है 9th नंबर का टॉपिक है अदर रिवोल्यूशंस इन एग्रीकल्चर। 9वें नंबर का टॉपिक क्या है? तो अदर रिवोल्यूशंस इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में जो अन्य रिवोल्यूशंस है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो एक तरफ आपका रिवोल्यूशन दिया है, दूसरी तरफ आपका रिलेटेड टू दिया। फर्स्ट आपका रिवोल्यूशन है वाइट रिवोल्यूशन, किससे संबंधित होता है? तो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित होता है। ऑपरेशन फ्लड भी इसी से संबंधित होता है। दूसरे नंबर पर आपका ब्लू रिवोल्यूशन आता है, यह फिश प्रोडक्शन से संबंधित होता है। तीसरे नंबर पर आपका ब्राउन रिवोल्यूशन आता है, इसके लिए ट्रिक हमारा ब्राउफ, यानी कि यह किससे संबंधित होता है? फूड प्रोसेसिंग से संबंधित होता है एंड लेदर प्रोडक्शन से संबंधित होता है। फिर से ब्राउन रिवोल्यूशन आपका किससे संबंधित होता है? तो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित होता है, लेदर के प्रोडक्शन से संबंधित होता है।
चौथे नंबर पर आपका ग्रे रेवोल्यूशन आता है, इसके लिए ट्रिक है ग्रेफी। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक हमारे ग्रेफी यानी फर्टिलाइजर से संबंधित होता है। ग्रे रेवोल्यूशन किससे संबंधित होता है, तो ग्रे रेवोल्यूशन आपका फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से संबंधित होता है। पाँचवें नंबर पर आपका क्या आता है, तो येलो रेवोल्यूशन आता है, ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित होता है। इसमें भी मेन क्रॉप जो होता है आपका मस्टर्ड होता है। छठवें नंबर पर रेड रेवोल्यूशन होता है, जो कि टोमेटो या फिर मीट प्रोडक्शन से संबंधित होता है। सातवें नंबर पर आपका पिंक रेवोल्यूशन आता है। पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित होता है, पिंक आपका प्रान या फिर ओनियन के प्रोडक्शन से संबंधित होता है। नेक्स्ट राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित होता है, तो राउंड रेवोल्यूशन आपका पोटैटो के प्रोडक्शन से संबंधित होता है। जबकि गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित होता है, तो फ्रूट एंड हनी प्रोडक्शन यानी फ्रूट एंड हनी प्रोडक्शन से आपका गोल्डन रेवोल्यूशन संबंधित होता है। 10वें नंबर पर सिल्वर रेवोल्यूशन आता है। सिल्वर आपका एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन से संबंधित होता है। 11वें नंबर पर आपका ब्लैक रेवोल्यूशन आता है, जो कि बायोफ्यूल या फिर जेट्रोफाई के प्रोडक्शन से संबंधित होता है। 12वें नंबर पर आपका ऑरेंज रेवोल्यूशन आता है, जो कि सिट्रस फ्रूट के प्रोडक्शन से संबंधित होता है। 13वें नंबर पर आपका गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन आता है, जो कि जूट के प्रोडक्शन से संबंधित होता है। 14वें नंबर पे आपका या फिर 14th नंबर पे सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन आता है, जो कि कॉटन के प्रोडक्शन से संबंधित होता है। 15वें नंबर पे आपका रेनबो रेवोल्यूशन आता है। रेनबो रेवोल्यूशन का मतलब होता है ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट है आलमंड या फिर बादामी रेवोल्यूशन किससे संबंधित होता है, तो स्पाइस प्रोडक्शन से संबंधित होता है। प्रोटीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित होता है, तो पल्स के प्रोडक्शन से संबंधित होता है। सैफरन रेवोल्यूशन किससे संबंधित होता है, तो सोलर एनर्जी से संबंधित होता है। सीड फूड रेवोल्यूशन किससे संबंधित होता है, तो बी कीपिंग से संबंधित होता है। प्रभनी क्रांति किससे संबंधित होता है, तो इट इज वैरायटी ऑफ ओकरा, यानी कि प्रभनी क्रांति जो होती है ओकरा की वैरायटी होती है। ओकरा पर सबसे ज़्यादा कौन काम किए थे, तो डॉक्टर हरभजन सिंह काम किए थे, हरभजन सिंह काम किए थे। नेक्स्ट इंडिया शेयर्स इन द वर्ल्ड, टोटल जोग्राफिकल एरिया में इंडिया कितना शेयर करता है, तो टोटल जोग्राफिकल एरिया में मान लीजिए 100% तक पूरे विश्व में वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया है, तो उसमें से 100% में से केवल इंडिया का जो शेयर है वो 2.4% होता है, या फिर 2.5% केवल एरिया में शेयर करता है। पॉपुलेशन में कितना शेयर करता है, तो पूरे विश्व में मान लीजिए 100% पॉपुलेशन है, तो उसमें से भारत का जो पॉपुलेशन है वो 17.5 या फिर 17.5% ही पॉपुलेशन में शेयर करता है। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक, मान लीजिए पूरे विश्व में 100% तक लाइव स्टॉक या फिर पशुपालन होता है, तो उसमें से केवल इंडिया में कितना पशुपालन होता है या फिर लाइव स्टॉक प्रोडक्शन होता है, तो वो 15% होता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट, यानी पूरे विश्व में मान लीजिए 100% तक फॉरेस्ट एरिया है, तो उसमें से केवल अपने भारत में कितना फॉरेस्ट एरिया है, तो 1.5% है। रिक्वायर्ड कितना है, तो 33% है। अवेलेबल कितना है, तो 21% है। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो पूरे विश्व में मान लीजिए 100% तक यदि वाटर का रिसोर्स अवेलेबल है, तो हमारे भारत में केवल कितना परसेंट वाटर का रिसोर्स अवेलेबल है, तो ओनली 4% तक, ओनली 4% तक है, ओनली 4% तक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में इंडिया पोजीशन इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर, यानी नेक्स्ट सेशन में हम इंडिया पोजीशंस इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।